रामोजी राव सर के ईटीवी से 2005 में शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर 2024 में अदानी साहब की न्यूज एजेंसी आईएएनएस पर आकर हुआ खत्म। अब क्या करें पत्रकार, आप ही बताइए। नमस्कार, मैं हूं संतोष पाठक। पिछले 19 वर्षों से आप देश के अलग अलग टीवी चैनलों पर नौकरी करने के दौरान मुझे सुनते रहे हैं, ग्राउंड रिपोर्टिंग की है, चुनाव के पल पल का हाल आप तक पहुंचाया है, मतदान और चुनावी रैलियों का पल पल का हाल आप तक पहुंचाया है। आधुनिक युग या इस दौर में कहा जाए तो देश ने जिस सबसे बड़े आंदोलन यानी अन्ना आंदोलन को देखा, उसकी पल पल की खबरें आप तक पहुंचाई। केंद्र में मोदी सरकार के बनने और मोदी सरकार के लगातार नए नए तौर तरीकों को अपनाने की खबरें भी आप तक पहुंचाई। पिछले 3 वर्षों से मैं देश की प्रतिष्ठित न्यूज एजेंसी आईएएनएस के जरिए अपनी लेखनी, अपनी कलम के माध्यम से भी आप तक खबरें पहुंचाता रहा हूं, सरकार की, सत्ताधारी पार्टी की और देश की राजनीति से जुड़े प्रमुख मुद्दों की। इन 19 वर्षों में आपने मुझे भरपूर प्यार दिया है, आपने मुझे भरपूर सराहा है। कई बार कुछ साथियों ने, कुछ लोगों ने आलोचना भी की, सुझाव भी दिए और उनका मैंने तहे दिल से स्वागत भी किया। वर्ष 2005 में मीडिया इंडस्ट्री के महारथी माने जाने वाले रामोजी राव साहब के ईटीवी से मेरे पत्रकारिता कैरियर की शुरुआत हुई। यूपीएससी जैसा एक महत्वपूर्ण एग्जाम देकर और कड़े इंटरव्यू को पास कर मैं पत्रकार बना। हालांकि अगर मैं अपनी बात करूंगा तो ये कहानी लंबी हो जाएगी। वो तमाम किस्से मैं आपको आने वाले वीडियो में सुनाऊंगा, लेकिन आज मैं आपसे कुछ और बातें करने आया हूं। आज मैं आपसे अपने दिल की बातें करने आया हूं। आज मैं आपसे एक सलाह मांगने आया हूं। आज मैं आपसे एक मदद लेने आया हूं। देश की प्रतिष्ठित मानी जाने वाली न्यूज एजेंसी आईएएनएस के साथ मेरा 3 वर्षों और 2 महीने से ज्यादा का संबंध अब खत्म हो गया है। नौकरी से फिलहाल मैं आजाद हो गया हूं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बात मैं आपको बता दूं कि आईएएनएस की यह नौकरी मैंने खुद छोड़ी है। बाकायदा अपनी अपॉइंटमेंट की शर्तों के अनुसार नोटिस दिया और नोटिस देने के बाद फाइनली आईएएनएस की सेवा से मैं मुक्त हो गया। तो इसलिए इसमें अगर आपको कुछ किंतु परंतु ढूंढना है तो फिलहाल मत ढूंढिए। हालांकि क्यों मैंने इस्तीफा दिया, क्या वजह रही, कैसे चीजें बदलती गई, ये तमाम वो चीजें हैं जिसका जिक्र मैं आने वाले वीडियो में करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये मसला व्यक्तिगत संतोष पाठक या आईएनएस की एजेंसी का नहीं है। मैं कुछ बड़े मुद्दों पर आपके साथ बात करना चाहता हूं। वो बड़े मुद्दे क्या है? पूरी इंडस्ट्री, राजनीति का मैदान, क्यों कहा जाता है मेन स्ट्रीम मीडिया को गोदी मीडिया? 2005 में जब मैंने सफर शुरू किया था पत्रकारिता का, उस समय हम क्या थे और आज क्या हो गए हैं, क्या बन गए हैं या क्या बना दिए गए हैं। इससे पहले थोड़ा सा जिक्र मैं आईएनएस के साथ अपने सफर का करना चाहूंगा। 17 सितंबर 2021 को मैंने आईएनएस को ज्वाइन किया, अगर तारीख मुझे बिल्कुल ठीक ठाक याद आ रही है तो। और 17 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन वाले दिन बीजेपी के मुख्यालय में बैठकर ही मैंने अपना इस्तीफे का नोटिस टाइप किया और उसी दिन मैंने अपने इस्तीफे का नोटिस भेज दिया। घटनाक्रम कैसे बदलता रहा, कैसे चीजें बदलती रही, इससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आप स्क्रीन पर देखिए, एक खबर का स्क्रीनशॉट आ रहा होगा। यह खबर न्यूज तक की है। डेट देखिए 16 दिसंबर 2023। हेडलाइन, अदानी ग्रुप ने न्यूज एजेंसी आईएएनएस में बड़ी हिस्सेदारी खरीदी, जानिए क्या है इसका मतलब। नीचे लिखा गया है, अदानी ग्रुप ने न्यूज एजेंसी आईएएनएस को खरीद लिया है। इससे मीडिया में अदानी ग्रुप का दखल और बढ़ गया है। ग्रुप ने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद अपनी एक्सपेंशन योजनाओं को ठंडे बस्ते में डाल दिया था।
अदानी ग्रुप ने न्यूज एजेंसी आईएएनएस को खरीद लिया है। मीडिया इंडस्ट्री में उसका दबदबा बढ़ रहा है। आगे यह भी बताया गया है कि अदानी ग्रुप मीडिया सेक्टर में कर रहा है अपना विस्तार। अदानी ग्रुप ने न्यूज एजेंसी आईएएनएस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में बड़ी हिस्सेदारी हासिल कर ली है। शेयर मार्केट को दी गई जानकारी के मुताबिक अदानी की एएमजी मीडिया नेटवर्क लिमिटेड ने आईएएनएस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के इक्विटी शेयरों में 50.50% हिस्सेदारी हासिल कर ली है। हालांकि कंपनी ने अधिग्रहण मूल्य का खुलासा नहीं किया है। आईएएनएस का पूरा कंट्रोल एएमजी मीडिया नेटवर्क के पास रहेगा। कंपनी को आईएएनएस में सभी डायरेक्टर्स नियुक्त करने का अधिकार रहेगा। अब आईएएनएस एजेंसी एएमएनएल की सब्सिडरी होगी। आपको बता दें कि आईएएनएस भारत में 26 दिसंबर 1994 को दिल्ली में रजिस्टर हुई थी। वित्त वर्ष 2022-23 में आईएएनएस का रेवेन्यू 11.86 करोड़ रुपए रहा था। एनडीटीवी और बीक्यू प्राइम पहले ही खरीद चुका है अदानी समूह। इसकी जानकारी भी नीचे दी गई है। हालांकि उसको लेकर अब कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन इन सवालों से इतर हटकर ये जो खबर मैं आपको बता रहा हूं 1 साल पहले की है, दिसंबर 2023 की। और अगर मुझे तारीख ठीक ठीक याद आ रहा है तो फरवरी में अदानी ग्रुप द्वारा अपॉइंट किए गए लोग आईएनएस में आके कार्यभार संभाल चुके थे। शायद 1 या 2 फरवरी से वो शुरुआत हो गई थी। 7 या 8 फरवरी तक कई वरिष्ठ लोग आए थे, फिर संपादक भी आ गए। पुराने जो बॉस थे संदीप बमजई साहब, उनकी विदाई हो गई, नए लोग आ गए, नए लोगों ने टेक ओवर कर लिया, बातें भी हुई। उसके कुछ महीने बाद लोकसभा चुनाव आ गया। तो फरवरी में एक तरह से टेक ओवर, और उसके बाद जो फरवरी में एक्चुअल टेक ओवर में मानता हूं, उससे पहले तो टेक ओवर की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। उसके बाद नवंबर तक मैंने आईएनएस में काम किया। लोकसभा चुनाव के समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आईएनएस को इंटरव्यू दिया। हालांकि उस इंटरव्यू के पहले की कहानी और उसके बाद की कहानी बहुत दिलचस्प है। ये आने वाले वीडियो में आपको विस्तार से बताऊंगा। और इन 9 महीनों में क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, ये कहानी भी बड़ी दिलचस्प है कि पुराने लोगों के साथ क्या किया गया, नए लोग किस तरह से आते गए, जो वादे पहले किए गए थे उन वादों का क्या हुआ, और किस तरह से कामकाज का पूरा जो ढर्रा है वो बदलता चला गया। इन तमाम चीजों के बारे में आने वाले वीडियो में मैं गाहे बगाहे आपको बताता रहूंगा। फिलहाल तो मैं आपसे ही सलाह मांगने आया हूं कि मुझे बताइए कि मुझे अब आगे क्या करना चाहिए, कैसे बढ़ना चाहिए। क्योंकि नौकरी से मुक्ति पा लेना मेरे सफर का अंत नहीं है और ना ही ये विराम है, बल्कि मैं इसको ऐसे देखता हूं कि यह मेरे लिए एक नई शुरुआत है। एक शुरुआत जब मैं अपने मन की बात खुलकर आपसे कह सकता हूं, जब मैं आपकी बात, आपसे जुड़े मुद्दों की बात, आपके परिवार की बात, आपके बच्चों के शिक्षा, स्वास्थ्य और नौकरी की बात से जुड़े मुद्दों को खुलकर आपके सामने बता सकता हूं। अब मैं खुलकर आपसे जुड़े उन मुद्दों को उठा सकता हूं और आपको यह बता सकता हूं कि दोस्तों, जिंदगी हिंदू मुस्लिम की लड़ाई से कहीं ऊपर है। आपके हित ये भी जरूरी है, लेकिन आपके हित इससे ज्यादा जरूरी इस बात की है कि आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, आपको, आपके बूढ़े माता पिता को, आपके बच्चों को अच्छा स्वास्थ्य मिले, नौकरी मिलने की गारंटी हो, महंगाई कम हो। इन तमाम मुद्दों पर मैं आपसे बात कर सकता हूं बिना इस बात की चिंता किए कि सरकार में बैठे कुछ लोग मुझसे नाराज हो जाएंगे, भाजपा मुख्यालय में बैठे कुछ लोग मुझसे नाराज हो जाएंगे, तो फिर मुझे नेताओं के इंटरव्यू नहीं मिलेंगे, उनके कोट नहीं मिलेंगे। इस चिंता से मुक्ति पाकर बिना डरे, बिना झिझके अब मैं आपसे आपके मुद्दों पर बात कर सकता हूं। आपको कुछ ऐसी सच्चाइयां बता सकता हूं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप ये सोचने लगेंगे कि आप क्या कर रहे हैं पिछले कुछ वर्षों से, किस तरफ आप ले जा रहे हैं इस देश को, इस समाज को। लेकिन अब मेरे सामने सवाल यह खड़ा हो रहा है कि मैं किन मुद्दों को लेकर आपके सामने आऊं। मेन स्ट्रीम मीडिया के डिबेट्स तो आप सुनते ही हैं, किस तरह से मुर्गा लड़ाई होती है। मैं उसको मुर्गा लड़ाई ही मानता हूं कि पुराने जमाने में जब नवाब हुआ करते थे या बड़े बड़े जमींदार हुआ करते थे, तो वो 2 मुर्गों को लड़ाते थे, कहीं कहीं 2 अन्य जानवरों को लड़ाया जाता है, तो वो लड़ाई आप देखते ही होंगे। राजनीति की
बहुत सारी कड़वी सच्चाई से आप वाकिफ होंगे। मीडिया इंडस्ट्री में, मेन स्ट्रीम मीडिया में कैसे क्या चल रहा है, किस तरह से अचानक सैकड़ों लोगों को छटनी करके निकाल दिया जाता है, उसका मुद्दा कोई उठाने को तैयार नहीं होता। चैनलों के मालिक, चैनलों के संपादक, मंत्रियों से, भाजपा नेताओं से मिलते हैं, बैठते हैं, लेकिन शायद ही कोई उनसे पूछता होगा कि भाई तुमने एक साथ इतने लोगों को क्यों निकाल दिया नौकरी से। ये सब चीजें आपको पता होगी। बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जो इन सब चीजों को दिखाते रहते हैं, छापते रहते हैं। तो सवाल ये है कि मैं क्या नया आपको बता दूंगा जो आपको नहीं पता है। इसके लिए आपको आने वाले वीडियो देखने होंगे कि कई ऐसे बातें हैं जो आपके ज़हन में आती होंगी, लेकिन आपको ऐसा लगता होगा कि यार क्या वाक़ई ऐसा हो सकता है? क्या वाक़ई इस स्तर की राजनीति हो सकती है? क्या वाक़ई इस स्तर का खेला हो सकता है? मेकअप करके सुंदर-सुंदर चेहरों के साथ टीवी के स्क्रीन पर बैठकर हमें और आपको ज्ञान बाँटने वाले लोग और उनसे ज्ञान बँटवाने वाले लोग किस तरह का खेला खेलते हैं, किस तरह की राजनीति खेलते हैं? यार ये लोग इतने भी घटिया हो सकते हैं क्या? ये तमाम चीजें आपके सामने एक-एक करके आएगी। लेकिन आप बताइए, आप क्या चाहते हैं? क्या मैं अपने आप को राजनीति और सरकार के मुद्दों तक सीमित रखूं? क्या मैं आपको हमारी राजनीति का काला सच बताने तक अपने आप को सीमित रखूं? क्या मैं आपको यह बताऊं कि हिंदू मुस्लिम के झगड़ों में पिछले कुछ सालों में तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं ने अपनी असली जिम्मेदारी से मुक्ति पा ली है। और जब मैं कहता हूं कि तमाम राजनीतिक दल के नेताओं ने मुक्ति पा ली है, तो इसमें सिर्फ भाजपा नहीं बल्कि इसमें कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, इन सबको यह सूट करने लग गया है कि हिंदू मुस्लिम पर राजनीति करे, अपने वोटों का ध्रुवीकरण करे और सत्ता की लड़ाई खेलते रहे। कुछ लोगों को मलाई मिलती है, कुछ लोगों को मलाई नहीं मिलती, लेकिन कुछ लोग स्लीपर सेल के रूप में मलाई खाते रहते हैं। ऐसे स्लीपर सेल कांग्रेस में भी है, सत्ताधारी पार्टी के, समाजवादी पार्टी में भी है, बसपा में भी है, आम आदमी पार्टी में भी है और राष्ट्रीय जनता दल समेत तमाम राजनीतिक दलों में एक स्लीपर सेल काम कर रहा है। वो कैसे काम कर रहा है, मैं ये आपको ये बताऊं या मैं आपको अपनी इंडस्ट्री का काला सच बताऊं, जहां 19 वर्षों तक मैंने काम किया है, जिसको अब लोग गोदी मीडिया कहने लगे। हालांकि मैं बहुत शर्मिंदा होता हूं जब मैं ये शब्द सुनता हूं, गोदी मीडिया, तो बहुत शर्मिंदा होता हूं, लेकिन इसके लिए जिम्मेदार हम सब लोग हैं। लेकिन सिर्फ मीडिया के मालिक या मीडिया के संपादक या रिपोर्टर जिम्मेदार नहीं दोस्तों, आप भी जिम्मेदार हैं। क्योंकि आपको भी मजा आता है हिंदू मुस्लिम में, आपको भी मजा आता है मुफ्त की रेवड़ियां खाने में। आपको तो ये तो याद है कि एक बड़े पत्रकार ने मोदी से गोधरा के दंगे का सवाल पूछा, पानी पिला दिया और मोदी ने अपना लेपल निकाला और कहा कि दोस्ती बनी रहनी चाहिए। आपको वो याद है? क्यों? क्योंकि उसमें हिंदू मुस्लिम की बात थी। कुछ लोगों को यह भी याद होगा कि किस तरह से उस समय जब गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे नरेंद्र मोदी, तो उन्होंने एक बड़े पत्रकार को हेलीकॉप्टर से बीच रास्ते में उतार दिया था, लैंड करवा के अपने पायलट को, क्योंकि वो भी गोधरा के सवाल पूछ रहे थे। लेकिन आपको याद ये नहीं होगा कि उसी समय एक पत्रकार ऐसा भी था जिसने गुजरात विधानसभा चुनाव के समय नरेंद्र मोदी से विकास से जुड़े सवाल पूछे थे। जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उनसे पूछा था कि आपके यहाँ स्कूल ड्रॉप आउट रेट कम क्यों है, आपके यहाँ साक्षरता दर, शिक्षा दर, पीने की पानी की व्यवस्था, यानी संयुक्त राष्ट्र और भारत सरकार और योजना आयोग, उस समय योजना आयोग हुआ करता था, अब तो नीति आयोग हो गया है, उसके मापदंडों के आधार पर गुजरात इन इन मामलों में पीछे क्यों है। और वो पत्रकार बाकायदा रिपोर्ट लेके गया था। यूनाइटेड नेशंस की विभिन्न एजेंसियों की रिपोर्ट थी, भारत सरकार की विभिन्न एजेंसियों की रिपोर्ट थी, योजना आयोग की रिपोर्ट थी और गुजरात सरकार की भी रिपोर्ट थी। और उस समय गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री को यह कहना पड़ा था कि अगर आप पहले बता देते कि ये सब सवाल पूछना है तो मैं अधिकारियों के साथ आपको बिठा देता। क्यों? विकास के सवाल पूछेंगे तो अधिकारियों के साथ बिठा देंगे, आंकड़े लेके बैठना पड़ता है, आंकड़ों के जरिए जवाब देना पड़ता है। लेकिन आपको वो पत्रकार याद नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि आपको तो हिंदू मुस्लिम की पड़ी है ना, मजा आता है आपको ये सब सुनने में। लेकिन ऐसा कहते समय कई ऐसे मुद्दे हैं। एक फिल्म भी बड़ी फेमस हुई थी दोस्तों, जिसमें किस तरह से भगवान राम और वीर बजरंगबली का मजाक उड़ाया गया था।
बड़े करीबी माने जाते हैं भाजपा के और भाजपा नेताओं के। कार्रवाई हुई क्या? पूछा आपने? नहीं पूछेंगे, क्योंकि आपको इन सब चीजों में मजा आता है। और यही वजह है कि कोई आपको 5 किलो अनाज देकर बेवकूफ बना रहा है, तो कोई आपको मुफ्त बिजली, पानी और बस के नाम पे बेवकूफ बना रहा है। आपने कभी ये नहीं देखा कि 5 किलो अनाज जो आपको दिया जा रहा है उसकी कीमत क्या है, और उसके बदले में जो मार्केट में महंगाई बढ़ाई जा रही है उसकी कीमत क्या है दोस्तों? कितना घर का खर्चा आपका बढ़ गया 5 किलो मुफ्त अनाज देने के बाद? क्योंकि बाकी चीज तो इस्तेमाल करते ही होंगे ना आप। छोड़ दीजिए, मोबाइल इस्तेमाल करते हैं ना, डाटा इस्तेमाल करते हैं ना। कितनी कीमत बढ़ गई है? कितने किलो अनाज आ सकता है उसमें? और अब तो आपके लिए एक नया टर्म इजाद कर दिया गया, लाभार्थी योजना, कि लाभार्थियों के वोट के सहारे हम जीत जाएंगे। इस तरह के दावे किए जाते हैं। लाभार्थियों ने हमें बहुत वोट दिया, कहीं लाडली बहना योजना नाम से। कभी आपने पूछने की हिम्मत नहीं की कि सरकार 1000, 1500, 2000 रुपए डाल तो रहे हो आप लाडली बहना योजना में, लेकिन स्कूल की फीस बढ़ गई है। आप तो 3 महीने 6 महीने में डाल रहे हो। स्कूल की फीस उससे ज्यादा बढ़ गई है बच्चों की। क्यों? क्योंकि आपको भी मजा आता है मुफ्त की रेवड़ियां खाने में। तो यहां आपको अपने व्यवहार को भी बदलना पड़ेगा। आप बताइए मुझे कि आप मुझसे क्या चाहते हैं। आप बताइए कि मुझे अपने आप को राजनीति तक ही फोकस करना चाहिए, या आपको ये बताऊं कि उन राजनीतिज्ञों से, उन नेताओं से सवाल पूछने की जिम्मेदारी जिस लोकतंत्र के चौथे खंबे की थी, उस लोकतंत्र के चौथे खंबे के रिपोर्टरों, संपादकों और आप तक खबर पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले, जिनको आप जानते भी नहीं होंगे, गाड़ियों के ड्राइवर से लेकर कैमरामैन से लेकर प्रोड्यूसर से लेकर उस स्टोरी को एडिट करने वाले एडिटर तक, संपादक वाले एडिटर की बात नहीं कर रहा हूं, स्टोरी एडिट करने वाले एडिटर की बात कर रहा हूं, किस परेशानियों से जूझ रहे हैं, किस मनोस्थिति में काम कर रहे हैं। हाल के दिनों में हमारे कई साथियों के अचानक मौत की खबर आई। क्यों ऐसा हो रहा है? क्या दबाव उन पर है? क्या इन चीजों को लेकर सामने आऊं आपके में, या मैं आपको यह बताऊं कि भाजपा के नेता किस तरह से घुट रहे हैं? जी हां, चौंकिएगा मत। सरकार के कई बड़े मंत्री घुटन की जीवन जी रहे हैं, अंदर ही अंदर घुट रहे हैं। भाजपा के कई दिग्गज नेता, कई प्रवक्ता, जिसमें बड़े प्रवक्ता हैं जो 30 साल, 35 साल, 40 साल से राजनीति कर रहे हैं, वो आज बेबस है। वो देख रहे हैं कि दूसरी पार्टियों से आने वाले लोगों को किस तरह से आगे बढ़ाया जा रहा है, अधिकारियों, रिटायर्ड अधिकारियों को किस तरह से आगे बढ़ाया जा रहा है, सरकार में तवज्जो दी जा रही है, लेकिन उनको, जिन्होंने संघर्ष किया था भाजपा के लिए, वो पीछे छूटते जा रहे हैं। और बड़ी बात कि खबरें तो यहां तक है दोस्तों कि एक आध प्रवक्ता ने तो बाकायदा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी चिट्ठी लिखकर शिकायत की थी कि क्या हो रहा है हम लोगों के साथ। अब नड्डा जी कार्रवाई करने की हालत में तो है नहीं, तो कार्रवाई हुई भी नहीं। ये सब किस्से आपके सामने आते नहीं हैं। इन सबको भी लाना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में आम आदमी की आवाज बनने से ही लोकतंत्र मजबूत नहीं होता। कभी कभी पत्रकारों को नेताओं की भी आवाज बननी चाहिए। हम बना करते थे किसी जमाने में, हम आपको बताया करते थे कि सत्ताधारी कांग्रेस में किस तरह से कुछ नेता अलग अलग रुख पे जा रहे हैं, बयान दे रहे हैं, इस तरह की खबरें खूब चला करती थी। अब नहीं चलती है। भाजपा नेता नाराज, ऐसी खबरें कब आई? यहां तो हालत ये हो गई कि संसदीय बोर्ड से निकाले जाने से गडकरी साहब नाराज हो गए, लेकिन बेचारे खुल के नहीं कह पाए। आरएसएस के बैकग्राउंड से आते हैं। सार्वजनिक रूप से उन्होंने इतना ही कहा कि मेरे लिए ये पद और ये संसदीय बोर्ड कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। मैंने खुद उनका इंटरव्यू किया, उन्होंने कहा कि नहीं, इस मुद्दे को बिना मतलब का मुद्दा बनाया जाता है। लेकिन मुद्दा तो था, परंपरा रही थी पार्टी की कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को संसदीय बोर्ड में रखा जाता है। उनको नहीं रखा गया, निकाल दिया गया। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर भी मैं आपके सामने आना चाहता हूं, क्योंकि इसकी जानकारी भी आपको होना चाहिए। नेताओं की आवाज बनना भी मीडिया का ही काम है, जो दुर्भाग्य से मेन स्ट्रीम मीडिया कर नहीं पा रहा है।
और जब मैं मेन स्ट्रीम मीडिया के रिपोर्टरों की बात कर रहा था, तमाम लोगों की बात कर रहा था, तो देश के अलग-अलग राज्यों के जिलों और मंडलों में बैठे हुए तमाम जो मेरे सहयोगी रिपोर्टर हैं, जिनको नोएडा, लखनऊ, पटना में बैठे मठाधीश जो हैं, वो स्ट्रिंगर नाम से अपमानजनक तरीके से संबोधित करते हैं, उनकी क्या हालत है? किस तरह से काम करना पड़ता है उनको? और अब तो एक नया दौर शुरू हो गया है दोस्तों कि अगर आपने खबर चलाई तो आपके खिलाफ वारंट इश्यू हो जाएगा, आप गिरफ्तार हो जाएंगे, आप दिखा भी नहीं सकते हैं। कि किस तरह से व्यवस्था में, सरकारी सिस्टम में, किस तरह से जिला अस्पताल में, किस तरह से जिला के सरकारी विद्यालयों में, किस तरह से जिला के अलग-अलग कार्यालयों में गड़बड़ियां हो रही है, आप दिखा भी नहीं सकते हैं क्योंकि गिरफ्तारी का सामना करना पड़ेगा आपको। और दिल्ली में बैठे जो मठाधीश है, चाहे मैं उनको प्रेस क्लब की बात करूं, चाहे मीडिया के कई सारे समूह हैं, वो इन मुद्दों को छूते भी नहीं है दोस्तों। हाँ, राजनीतिक विचारधारा के हिसाब से अगर उनको सूट करता है तो जरूर छू लेते हैं, जरूर उठा लेते हैं। मैं आपसे अपने जिले के उन सहयोगियों की बात भी करना चाहता हूं, उनके बारे में भी बताना चाहता हूं कि उनको किस तरह की मुसीबतों और किस तरह की समस्याओं से जूझना पड़ता है। आप बताइए, क्या ठीक रहेगा ये? तो ये फैसला मैं आप पर छोड़ता हूं दोस्तों। आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय मुझ तक पहुंचा सकते हैं। स्क्रीन पर मेरा फेसबुक और ट्विटर आईडी भी लगातार चल रहा है, आप उसके जरिए जुड़कर मुझ तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। कई साथी ऐसे भी हैं या होंगे जो सार्वजनिक रूप से अपनी बात नहीं कहना चाहते होंगे या सुझाव नहीं देना चाहते होंगे। तो आप में से बहुतों के पास मेरा मोबाइल नंबर है। आप अगर देश के किसी भी राज्य में पत्रकारिता कर रहे हैं, आप अपने राज्य के मुख्यालय में अगर 2-4 रिपोर्टरों को फोन करेंगे तो शायद इतना गुमान तो मुझे है कि उनमें से कुछ एक आध लोगों के पास मेरा नंबर जरूर होगा। वो आपको मेरा नंबर भी प्रोवाइड करा देंगे और आप सीधे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। अपने सुझाव, अपनी सलाह, ये जो तमाम मुद्दे मैंने उठाए हैं, उनसे जुड़े किस्सों के बारे में भी आप बता सकते हैं। और ये सलाह खासतौर से मेरे मीडिया के साथियों के लिए है। आप खुद सामने आकर लड़ नहीं सकते, नौकरी की व्यवस्था है, कई सारी व्यवस्था है। मैं आगे बढ़ के आ चुका हूं, उतर चुका हूं मैदान में। आप अगर साथ देंगे तो अच्छा लगेगा, क्योंकि इन मुद्दों को उठाना बहुत जरूरी है। और मेरे कई साथी इस बात को जानते हैं कि पिछली सरकार में जब केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री के साथ हमारे कुछ मीडिया साथियों की बैठक हुई थी, मैंने उसमें भी इस मसले को उठाया था कि किस तरह से हमारे रिपोर्टरों के साथ व्यवहार किया जा रहा है। तो जब मैं वहां उठा सकता हूं तो यहां भी उठा सकता हूं उन मुद्दों को दोस्तों। लेकिन यहां एक बात और आपसे कहनी है, आप खुलकर मैदान में नहीं उतर सकते। मैं उतर गया हूं आपके लिए। हमें आपके सहयोग की जरूरत है। अपना मोबाइल उठाइए, सुझाव भी दीजिए, सलाह भी दीजिए, और अगर संभव है आपके लिए तो हमारा आर्थिक सहयोग भी कीजिए, ताकि हम आपकी बात, आपके मुद्दे को ठोस आवाज दे सके, ठोस तर्कों के साथ उठाकर आपके सामने और इस वीडियो या इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से पूरी दुनिया को बता सके। सरकार का शब्द मैं इसलिए यूज नहीं कर रहा हूं क्योंकि सरकार अब कोई काम तभी करती है जब उसको चुनावी लाभ दिखता है। क्या पता लोग समझ जाए तो सरकार भी समझने लग जाएगी। इसलिए अगर आप वाकई चाहते हैं कि मैं पूरी हिम्मत और हौसले के साथ आपकी बात रख सकूं, बड़े बड़े व्यापारिक घरानों के चुंगल में फंसे बिना सच बोल सकूं, तो हमारा सहयोग कीजिए। स्क्रीन पर क्यूआर कोड भी अभी चलने वाला है, उसको स्कैन करके आप किसी भी यूपीआई के माध्यम से हम तक अपनी सहायता पहुंचा सकते हैं। जाते जाते आपसे एक और अनुरोध करना चाहूंगा दोस्तों। हालांकि मैं जानता हूं कि ये अनुरोध करने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन चूंकि ये डिजिटल प्लेटफॉर्म की, यूट्यूब की एक परंपरा है और नया नया मैं शुरू कर रहा हूं, मेरा पहला वीडियो है, तो आपसे अनुरोध जरूर करना चाहूंगा कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, पहुंचाइए, कमेंट कीजिए
और सिर्फ खुद ही नहीं, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों तक भी इसको पहुंचाइए और उनसे बोलिए कि वो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि फिलहाल ये बहुत जरूरी है मेरे लिए दोस्तों। मुझे आपकी सलाह और सहायता दोनों का इंतजार है दोस्तों। आगे बढ़िए और इस लड़ाई में अपनी अपनी भूमिका तय कीजिए और उसको निभाइए भी। फिलहाल के लिए नमस्कार। आप भी इस बड़ी लड़ाई में हमारे साथी बन सकते हैं दोस्तों, और यह बहुत ही आसान है। अपना मोबाइल उठाइए और स्क्रीन पर जो क्यूआर कोड चल रहा है उसको स्कैन कीजिए। उस पर मेरा नाम आएगा और उस पर स्कैन करके आप किसी भी यूपीआई के माध्यम से हम तक अपनी सहायता, हम तक अपनी आवाज पहुंचा सकते हैं दोस्तों। और यह बहुत ही आसान है। स्क्रीन पर देखिए, वो तमाम कैटेगरी चल रही होगी, जिस कैटेगरी को चूज करके आप अपनी सहायता हम तक पहुंचा सकते हैं दोस्तों। स्क्रीन पर आपको 4 कैटेगरी दिख रही होगी दोस्तों। आप हमारा साथ देना चाहते हैं या आप हमारे करीबी मित्र बनकर सहयोग करना चाहते हैं, आप हमारे समर्थ सहयोगी और कट्टर मित्र भी बन सकते हैं दोस्तों। कट्टर वर्ड हालांकि नेगेटिव वर्ड है, लेकिन ये बहुत चर्चा में है आजकल। दोनों तरफ के कट्टर लोगों की बहुत बात होती है, तो ये भी मैंने एक डाल दिया है। और अपनी कैटेगरी के अनुसार आप हमें अपनी सहयोग राशि भेज सकते हैं दोस्तों। तो आपके सहयोग का इंतजार रहेगा। इस लड़ाई में हमारा साथ दीजिए।